हेलो फ्रेंड्स, चलो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे जावा स्क्रिप्ट के क्वेश्चन। ठीक है, ये जो टेस्ट सीरीज है इसमें हम जावा स्क्रिप्ट के क्वेश्चन करेंगे, 2-3 वीडियो पढ़ेंगे। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हमने इसमें वेब स्क्रिप्टिंग की जो सीरीज है, चैप्टर है, उस चैप्टर के क्वेश्चन है। जो पिछली 2 वीडियो थी उसमें हमने वीबी स्क्रिप्ट के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अब यहाँ से जावा स्क्रिप्ट के क्वेश्चन है। तो जावा स्क्रिप्ट भी वीबी स्क्रिप्ट की तरह एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। आपको मैंने पहले बताया था स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती क्या है। अगर आपसे पूछा जाता है, क्वेश्चन आ जाता है कि जावा स्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, क्या है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में एक मेन डिफरेंस आप समझ लीजिए कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो होती है ये बेसिकली एग्जीक्यूट हो जाती है बिना कंपाइल किए। इसको कंपाइल करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जबकि हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, उन लैंग्वेज को हमें कंपाइल करना पड़ता है, तब वे एग्जीक्यूट होती है। तो स्क्रिप्ट बोल दो आप, या तो आपने बोल दिया स्क्रिप्ट या स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, एक बात है। यहाँ पे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में हम स्क्रिप्ट लिखते हैं और स्क्रिप्ट टैग का हम यूज करते हैं, जिसके अंदर ये लिखे जाते हैं हमारे। ठीक है, तो जो हमारे पास जावा स्क्रिप्ट होती है या वीबी स्क्रिप्ट है, ठीक है, ये हमारी क्लाइंट साइड की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है और सर्वर साइड पे भी होती है। जैसे पर्ल है, पीएचपी है, पाइथन है, वे हमारी सर्वर साइड पे काम करती हैं। ठीक है, तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एक ऐसी कंप्यूटर लैंग्वेज होती है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। ठीक है, कौन सी? स्क्रिप्टिंग। स्क्रिप्टिंग में भी हमारी लैंग्वेज है, लेकिन उसमें स्क्रिप्टिंग वर्ड और हमने ऐड किया। ये इसलिए किया क्योंकि एक ऐसी कैपेबल है कि जो एग्जीक्यूट कर देती है कोड को बिना कंपाइल किए। ठीक है, कैन एग्जीक्यूट कोड विदाउट कंपाइल। ठीक है, बिना कंपाइल किए। तो इसमें जो अगर हम क्लाइंट साइड पे और सर्वर साइड पे बात करें, तो सर्वर साइड वाली जो है सर्वर साइड की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है, जैसे आपकी पर्ल है। ठीक है, पीएचपी है, पीएचपी भी हमारी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ठीक है, पाइथन है। ठीक है, ये सब हमारी सर्वर साइड पे काम करती है। एक एक क्लाइंट साइड पे जो हमारी काम करती है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, तो क्लाइंट साइड पे आपकी जावा स्क्रिप्ट है। ठीक है, आपकी वीबी स्क्रिप्ट है। तो ये वाली लैंग्वेज जो है क्लाइंट साइड पे काम करती है। ठीक है, अब देखो, जैसे वीबी स्क्रिप्ट लाइट वेट थी, इंटरप्रेटेड थी, इसी तरह से हमारे पास जावा स्क्रिप्ट है। जावा स्क्रिप्ट भी लाइट वेट होती है, इंटरप्रेटेड होती है। तो देखो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है, इसमें जावा स्क्रिप्ट के फीचर्स के बारे में पूछा है इसमें पहले क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट फीचर ऑफ जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट के फीचर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जावा स्क्रिप्ट इज ए लाइट वेट इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये ऑप्शन जो है बिल्कुल हमारा सही है कि जावा स्क्रिप्ट जो है लाइट वेट इंटरप्रेटेड और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। ठीक है, इसमें कंपाइल नहीं होता है, इंटरप्रेटेड होती है, लाइट वेट होती है, क्लाइंट साइड पे काम करती है, स्क्रिप्टिंग होती है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरा ऑप्शन कह रहा है जावा स्क्रिप्ट इज डिजाइन फॉर क्रिएटिंग नेटवर्क सेंट्रिक एप्लीकेशन। ये नेटवर्क सेंट्रिक एप्लीकेशन क्या है? जावा स्क्रिप्ट जो है नेटवर्क सेंट्रिक एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज करी जाती है, इसने कहा। तो ये नेटवर्क सेंट्रिक का मतलब क्या है? कौन सी एप्लीकेशन नेटवर्क सेंट्रिक होती है? ऐसी एप्लीकेशन जो सर्वर पे डेटा को सेंड करती है और एक दूसरे से कम्युनिकेट करती है नेटवर्क में। नेटवर्क में जितने भी हमारे पास नोड्स वगैरह होती हैं तो उनसे कम्युनिकेट कर सकती है, यानी नेटवर्क सेंट्रिक एप्लीकेशन। ठीक है, ऐसी एप्लीकेशन होती है जो डेटा को सेंड कर सकती है, कैन सेंड डेटा टू द सर्वर। ठीक है, सर्वर पे डेटा को सेंड कर सकती है, एंड इंटर कनेक्टेड बाई, ठीक है, एक कम्युनिकेशन नेटवर्क, एक दूसरे से एक कम्युनिकेशन नेटवर्क के थ्रू जुड़ी होती है। जैसे इसका एक नॉर्मल सिंपल एग्जांपल है, फेसबुक है। ठीक है, फेसबुक में आप सब एक दूसरे से जुड़े हुए हो और नेटवर्क के थ्रू आप एक दूसरे से बात कर रहे हो, लाइव सोशल नेटवर्क भी है वो हमारे पास एक किस तरह का है? नेटवर्क सेंट्रिक एप्लीकेशन भी है। उसमें पुश नोटिफिकेशन, सिंक्रोनाइजेशन नोटिफिकेशन आते रहते हैं। जैसे आप चैट करते हो डायरेक्ट आते हैं, कमेंट करते हैं कमेंट का एकदम रिप्लाई आता रहता है, तो रिएक्ट जावास्क्रिप्ट के थ्रू होता रहता है। ठीक है, तो वहां पर भी हमारे पास इस तरह की एप्लीकेशन यूज होती है, नेटवर्क सेंट्रिक एप्लीकेशन होती है। ठीक है, तो इस तरह की जैसे फेसबुक टाइप की होगी आपकी, और आपके
ट्विटर टाइप की होगी, ये सब नेटवर्क सेंट्रिक एप्लीकेशन होती है। और जो इसमें जावा स्क्रिप्ट वगैरह का हम यूज करते हैं, तो जावा स्क्रिप्ट जो है यूज करी जाती है नेटवर्क सेंट्रिक एप्लीकेशन को बनाने के लिए। ये ऑप्शन हमारा सही है। दूसरा है जावा स्क्रिप्ट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू एंड इंटीग्रेटेड विद जावा। कॉम्प्लीमेंट्री क्या है भाई? ये कह रहा है कि जावा स्क्रिप्ट जो है कॉम्प्लीमेंट्री है जावा के साथ और इंटीग्रेटेड भी है जावा के साथ। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब तो ये आता है, आप किसी दुकान पे गए, आपने कोई सामान खरीदा, च्यवनप्राश खरीदा, च्यवनप्राश के साथ आपको डाबर रेड टूथपेस्ट फ्री मिल जाता है, ठीक है, वो कॉम्प्लीमेंट्री है कि भाई ले जाओ ये भी इसके साथ फ्री है, कॉम्प्लीमेंट्री। तो इसका मतलब यहाँ पे जावा के साथ जावा स्क्रिप्ट कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री है तो तभी हो सकता है, या इंटीग्रेटेड तभी हो सकता है जब इन दोनों में कुछ बाउंडेड हो। लेकिन जावा स्क्रिप्ट अलग है और जावा अलग है। जावा स्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग जावा स्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और जावा जो है एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के फीचर्स जावा स्क्रिप्ट में भी यूज किए जाते हैं वैसे, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखो, ये जो है क्लाइंट साइड पे काम करती है, ये सर्वर साइड पे काम करती है, ठीक है। ये स्क्रिप्टिंग नहीं है, इसमें स्क्रिप्टिंग यूज होती है। अब बात यह है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री क्यों कही गई? तो देखो, जब हमारे पास जो जावा स्क्रिप्ट है, जावा स्क्रिप्ट जो बनाई गई थी, ठीक है, ये बनाई थी हमारे ब्रैडन इसने, ठीक है। और ये नेटस्केप नेविगेटर आपने नाम सुना होगा। नेटस्केप इनकॉर्पोरेशन ने एक ब्राउजर बनाया था जिसका नाम था नेटस्केप नेविगेटर, ठीक है। तो ये नेटस्केप नेविगेटर, ठीक है। तो ये ब्राउजर 1995 के टाइम पर बहुत ज़्यादा चलता था ये ब्राउजर, ठीक है। और आपने सुना होगा जब जावा के जेडीके वगैरह लॉन्च हुए और एप्लेट आए जावा में, तो वो भी नेटस्केप नेविगेटर पे चलते थे। तो जो सबसे पहले जो जावा स्क्रिप्ट जब बनी थी, तो इसका नाम पहले जावा स्क्रिप्ट नहीं था, ठीक है। पहले सबसे पहले इसका नाम रखा था मोचा, ठीक है। इसका फर्स्ट नाम था जो हमारा मोचा। जब ये 1995 में रिलीज करी गई थी, इसका नाम मोचा रखा गया था। लेकिन मोचा के बाद इसका नाम फिर चेंज करके 1995 में इसका नाम चेंज करके लाइव स्क्रिप्ट कर दिया था, ठीक है। तो जावा स्क्रिप्ट का पहले सबसे इनिशियल नाम मोचा था, लेकिन वो बहुत ही कम समय में 1-2 महीने बाद ही चेंज करके लाइव स्क्रिप्ट कर दिया, इसमें स्क्रिप्टिंग की यूज हो रही थी। लेकिन दिसंबर 1995 में, ठीक है, जब आपको पता होगा 1995 में जो जावा स्क्रिप्ट जावा लैंग्वेज है, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये टाइम मैगजीन में भी सबसे बेस्ट प्रोडक्ट के रूप में पब्लिश की गई थी कि 1995 का बेस्ट प्रोडक्ट जो है, ठीक है, वो हमारा जावा है। तो ये टाइम मैगजीन में भी आया था। तो नेटस्केप कंपनी ने और सन माइक्रो सिस्टम ने जावा बनाई थी। सन माइक्रो सिस्टम और नेटस्केप इनकॉर्पोरेशन ने दोनों ने मिलकर एक एग्रीमेंट बनाया था, ठीक है। तो जावा जो है सर्वर साइड पे काम करेगी और इनकी ये लाइव स्क्रिप्ट जो है ये क्लाइंट साइड पे काम करेगी। तो इन दोनों का जावा में जो हमारे एप्लेट वगैरह यूज हो रहे हैं, उनके लिए कि हमारा ब्राउजर यूज करो नेटस्केप नेविगेटर, आप ब्राउजर का यूज करना होगा, ठीक है। तो ये इस ब्राउजर के साथ, ये ब्राउजर इसमें इनबिल्ट देना था, ब्राउजर के साथ इन्होंने कॉन्टेक्ट करा। फिर कि इस प्रोग्रामिंग, ये जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, इसको भी प्रमोट करने के लिए इन्होंने यूज करा, कॉन्टैक्ट बनाया। और उस कॉन्टैक्ट के तहत ये हुआ, क्योंकि जावा काफ़ी फेमस हो गई थी, तो उसकी मार्केटिंग का फायदा लेने के लिए नेटस्केप ने इसकी लाइव स्क्रिप्ट का नाम भी चेंज करके फिर जावा स्क्रिप्ट कर दिया। तो बेसिकली जहाँ भी जावा की एप्लीकेशन यूज होंगी, तो जावा की एप्लीकेशन के साथ आप यूज करेंगे सर्वर साइड पे जावा और क्लाइंट साइड पे जावा स्क्रिप्ट। और वहाँ पे जो है एग्रीमेंट में था कि नेटस्केप नेविगेटर के साथ आप एप्लेट वगैरह यूज करें। लेकिन आजकल जो है वो आप किसी भी ब्राउजर के साथ यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जावा स्क्रिप्ट जो है वो जावा के साथ, HTML के साथ, HTML में भी आप इनबिल्ट करेंगे, जावा के साथ भी आप कर सकते हैं। तो उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री थी, इसीलिए हम बोलते हैं जावा स्क्रिप्ट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू एंड इंटीग्रेटेड विद जावा। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा सही है, इसमें तीनों ऑप्शन सही है। तो ऑल ऑफ द अबाउ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 45 में कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिंटैक्स टू प्रिंट ए पेज यूजिंग जावा स्क्रिप्ट।
ठीक है। एक ब्राउजर है, ब्राउजर पे एक पेज खुला हुआ है, कोई वेब पेज खुला हुआ है, आप प्रिंट की कमांड दे देते हो ना कि कंट्रोल पी कर दिया तो ब्राउजर पे मान लिया यही पेज खुला हुआ है तो आप ये प्रिंट हो जाएगा पेज का कंटेंट। ठीक है। या आप जैसे अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हो तो एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हो तो एडमिट कार्ड पर वहाँ पे एक प्रिंट का बटन भी बना होता है, इस पर क्लिक करते हो तो आपका वो खुल जाता है, प्रिंट का जो डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपके कि पीडीएफ पे सेव कर लो या तो ऑप्शन आता है, या आप इसको प्रिंट पे निकाल लो यहाँ से प्रिंटर सेलेक्ट करके, तो ये प्रिंट का डायलॉग बॉक्स ओपन होकर वो पेज को प्रिंट कर देता है। तो जावा स्क्रिप्ट में किस तरह से, क्योंकि ये जो है हम यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट के थ्रू बनाते हैं क्योंकि ब्राउजर का पेज हमको प्रिंट कराना है, तो ब्राउजर के पेज को प्रिंट कराने के लिए हम जावा स्क्रिप्ट में एक फंक्शन यूज करते हैं जिसका नाम है प्रिंट। ठीक है। और जो अगर आपको इस ब्राउजर के पेज को प्रिंट कराना होता है, वहाँ पे कंटेंट को प्रिंट कराना होता है, तो उसको हम विंडो के थ्रू करते हैं। ठीक है। तो ब्राउजर के ऑब्जेक्ट हम यूज करते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास यहाँ पर वो हो जाएगा विंडो डॉट प्रिंट। ठीक है। तो विंडोज डॉट प्रिंट विंडो से कॉल होता है, ये डॉट प्रिंट जो है इस फंक्शन का नाम है, तो वहां से आप करके इसको कॉल करा के प्रिंट कर सकते हैं कोई भी कंटेंट को। ठीक है। देखो हम आपको दिखाते हैं किस तरह से इसको फंक्शन को यूज करते हैं। हमने यहाँ पे एक ये एडिटर ओपन कर लिया है जावा स्क्रिप्ट का, तो आपको जावा स्क्रिप्ट में कुछ लिखना होता है तो आप स्क्रिप्ट कमांड का यूज करते हैं। यहाँ पे ये स्क्रिप्ट टैग है, इनके अंदर आप लिखेंगे, यहाँ पे हमने स्क्रिप्ट को इस तरह से बंद कर दिया है यहाँ पे। ठीक है। अब आपको ये लिखना है विंडो डॉट फंक्शन है हमारा प्रिंट। ठीक है। ये हमने लिख दिया। जावा स्क्रिप्ट में सेमीकोलन बाद में लगाओ या ना लगाओ वो आपके लिए ऑप्शनल है, आप यहाँ पे सेमीकोलन लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, जैसे मैंने अभी रहने दिया है। फिर आप रन करेंगे कोड को। ठीक है। जैसे ही आप कोड करेंगे रन, तो देखो ये प्रिंटिंग के लिए आपका डायलॉग बॉक्स हो जाएगा। उस पेज पे भी कुछ नहीं लिखा था तो इसी तरह से ब्लैंक आ गया है यहाँ पे। अगर कुछ कंटेंट लिखा होता वहां पर, ठीक है, तो वो कंटेंट अभी ये खाली पेज था जो आउटपुट के लिए था वो आ जाता। ठीक है। आपको इसमें कुछ डेटा को लिखना है, अगर मान लिया आपको प्रिंट की जगह आपको मान लिया कोई मैसेज देना है, ठीक है, तो मैसेज आपको इस तरह से आप लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट प्रिंट कर देते हैं। ठीक है। और यहाँ पे जैसे आपने लिख दिया हेलो फ्रॉम जावा स्क्रिप्ट। ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे मैसेज देके यहाँ से रन करेंगे इस कोड को। ठीक है। तो रन करने के बाद इसको आप कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट के साथ आप यहाँ पे प्रिंट नहीं, प्रिंट जो है वो विंडो के साथ लगा रहे थे, डॉक्यूमेंट के साथ आप राइट लगाएंगे। तो यहाँ से हमने जैसे लगाया डॉक्यूमेंट डॉट राइट लगाया। ठीक है। तो इसमें डॉक्यूमेंट के साथ देखो यहाँ पे मैसेज आया था डॉक्यूमेंट के साथ प्रिंट, ये आप ब्राउजर से यहाँ से करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे राइट लिखेंगे तो रन करेंगे तो देखो आपको यहाँ पे आउटपुट मिल जाएगा हेलो फ्रॉम जेएस। तो इस तरह से आप कोई मैसेज दे सकते हैं। यहाँ पे आपने सेमीकोलन हटा भी दिया तो भी आप अगर इसको रन करेंगे तो रन करने पे फिर आपको हेलो फ्रॉम जेएस यहाँ पे तब भी मिल रहा है। आप कुछ भी यहाँ पे आगे चेंज करते हैं तो वो आपका चेंज हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है। तो इस तरह से आप अगर आपको इस डॉक्यूमेंट पे ब्राउजर के आपके पेज पे कुछ लिखना है तो वो आप इस तरह से यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट के थ्रू आप लिख सकते हैं। अगर आपको मान लिया लिखना है कंसोल पे लिखना है तो यहाँ पे लिखने के लिए बेसिकली जावा स्क्रिप्ट में 4 तरीके होते हैं। अगर आपको कुछ भी डेटा लिखना होता है, ठीक है, जावा स्क्रिप्ट के पेज जावा स्क्रिप्ट के थ्रू कुछ डेटा आपको प्रिंट कराना होता है पेज पे, तो कौन कौन से मेथड होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो हमारे पास डॉक्यूमेंट डॉट राइट का मेथड है। ठीक है, कि आप इस मेथड के थ्रू राइट के अंदर कुछ भी जो भी आपको लिखना वो आप लिख के यहाँ पे कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आप जो है विंडो डॉट अलर्ट के थ्रू आप लिख सकते हैं। कोई मैसेज देना है आपको तो विंडो डॉट अलर्ट लगाएंगे तो उसके थ्रू आप लिख सकते हैं। वो मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से आप लिखेंगे विंडो डॉट अलर्ट से। देखो यहाँ पर मैंने इसको हटा के यहाँ पे हेलो फ्रॉम जेएस लिखा था, यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट को मैं हटा के विंडो डॉट अलर्ट लिखता हूँ, ALERT अलर्ट, ये लिख दिया मैंने यहाँ से। तो रन करेंगे आप कोड तो देखो इस तरह से ये मैसेज आ जाएगा, पॉपअप खुल के आ जाएगा हेलो फ्रॉम जेएस। ठीक है। आप यहाँ से ओके करके इसको हटा सकते हैं। तो ये भी आपके पास तरीका है। ठीक है। कोई मैसेज अगर डॉक्यूमेंट पे देना तो डॉक्यूमेंट पे, और अगर आपको अलर्ट पे देना अलर्ट पे। जो अलर्ट है आपका आप बिना विंडो के भी यूज कर सकते हैं, खाली अलर्ट आपने लिखा विंडो के फंक्शन डायरेक्ट भी आप कॉल कर सकते हैं और ब्राउजर से डायरेक्टली कॉल हो जाते हैं। ठीक है।
अगर देखो फिर आपको लिखना है जैसे कंसोल के थ्रू लिखना है, तो तीसरा मेथड होता है आपको कंसोल डॉट लॉग के थ्रू, जो आपका टेस्टिंग पर्पज के लिए हम यूज करते हैं। कंसोल डॉट लॉग के थ्रू आप लिख सकते हैं। और एक होता है आपका इनर HTML, तो इनर HTML के थ्रू भी आप लिख सकते हैं। इनर HTML में डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल यूज होते हैं, जिसके थ्रू आप जो है अपने HTML डॉक्यूमेंट में कंटेंट राइट कर सकते हो, HTML के थ्रू उसकी प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे कर सकते हैं। कंसोल डॉट लॉग होता है जो आपका कंसोल होता है उस पर प्रिंट करने के लिए, कंसोल पे आपको आउटपुट देखना है तो आप F12 का यूज करेंगे और F12 से आप देख सकते हैं, ठीक है। वो किस तरह से देखते हैं वो अब मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे हमने यहाँ पे अब अलर्ट की जगह हम कंसोल डॉट लॉग लिखते हैं, तो यहाँ पे मैंने लिखा कंसोल डॉट LOG लॉग, ठीक है। इस तरह से आप लिखेंगे। तो इसको आपने रन कराया, तो रन कराने पे देखो आपको यहाँ पे कोई आउटपुट नहीं दिखाई दिया, इधर नहीं दिया। मैंने 2 बार क्लिक भी कर लिया रन कोड पे, लेकिन यहाँ पे नहीं आया। इसके लिए आप F12 ओपन करेंगे अपने सिस्टम में, F12 दबाएंगे, या आप यहाँ से अपना ये देख सकते हैं, यहाँ से एलिमेंट और कंसोल जो है शिफ्ट आई से भी देख सकते हैं। तो देखो जैसे ये आ रहा है हेलो फ्रॉम जेएस, हेलो फ्रॉम जेएस, जो भी करंट आउटपुट है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। पुराने जो आउटपुट रहेंगे वो भी आपको शो होते रहेंगे। यहाँ पे एलिमेंट वगैरह आप चेंज करके देख सकते हैं। तो कंसोल स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कहाँ तक एरर आ रही है, कहाँ तक सही चल रहा है, वो आप देख के यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। इनर HTML से करना चाहें तो आप इनर HTML के थ्रू भी कर सकते हैं। इनर HTML में आप एक HTML बना लेंगे स्क्रिप्ट से बाहर। मान लिया मैंने यहाँ पे एक कोई टैग बनाया है, P नाम का टैग बनाया है, और उसकी एक आईडी दे दी है। मान लिया उसकी आईडी है TXT, एक आईडी ले ली है मैंने यहाँ पे पैराग्राफ के लिए, ठीक है। और ये हमने यहाँ पे पैराग्राफ खाली कर दिया। अभी इस पैराग्राफ में कुछ नहीं लिखा हुआ है, खाली है। इस पेज को अगर मैं यहाँ से भी करूंगा तो खाली आएगा, कुछ नहीं। अब ना ही कंसोल पे है ना ही यहाँ पे। अब मुझे इस पैराग्राफ में इस जगह यहाँ पर स्क्रिप्ट से डेटा लिखना है, तो मैं यहाँ पर यूज करूंगा डॉक्यूमेंट डॉट, ठीक है। डॉक्यूमेंट पे लिखना मैं तो डॉक्यूमेंट यूज करूंगा। ये जो हमारे पास एलिमेंट है इसकी एक आईडी दी हुई है, इस आईडी को हम फैच करेंगे यहाँ पे। तो इसके लिए मेथड होता है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, एलिमेंट बाई आईडी, ठीक है। तो ये मेथड को आपको ध्यान में रखना, बी और आईडी जो होगी हमारे, बी का और आईडी का आई जो है कैपिटल रखना है, ठीक है। और यहाँ पे जो है हमारे पास TXT है, तो TXT हमने यूज करा है। और फिर ये जो इनर HTML मेथड है, ये प्रॉपर्टी है हमारे पास इसकी, इनर स्मॉल में लिखा हुआ है, HTML कैपिटल में, इसको यूज करेंगे। और आपको जो भी लिखना है इसके आगे, जैसे हेलो फ्रॉम JS, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये करके इसको फिर यहाँ से रन करा देंगे, ठीक है। यहाँ पे ये एक्स्ट्रा एक एस टाइप हो गया था, तो ये आप यहाँ से रन करेंगे, हेलो फ्रॉम JS हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे गेट एलिमेंट बाई आईडी आप लिखेंगे TXT और इनर HTML लगा के इस तरह से प्रिंट कर सकते हैं। तो HTML के अंदर वो जो हमारा जावा स्क्रिप्ट है, जावा स्क्रिप्ट के अंदर आपको कुछ भी डेटा प्रिंट कराना है तो ये 4 मेथड है, इन 4 मेथड के थ्रू आप प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। मतलब राइट कर सकते हैं, या तो आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट के थ्रू राइट करेंगे, ठीक है, या आप जो है राइट करना है विंडो डॉट अलर्ट के थ्रू कर सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग के थ्रू कर सकते हैं, या इनर HTML के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 46 है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कहा है कंसीडर द फॉलोइंग कोड्स। इस कोड को आपको देखना है, फंक्शन दिया हुआ है प्रिंट एरे नाम से, ठीक है। इसमें कोई हमारे पास एरे है और एरे के एलिमेंट हमने यहाँ पे पास किए हैं ये एज ए आर्ग्यूमेंट। अब यहाँ पे हमने एक एरे के अंदर एलिमेंट फाइंड करने के लिए कि इतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, उसके लिए लेंथ नाम की प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे। एक वेरिएबल लिया हुआ है लेंथ, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट में आप वैर लिख लेते हैं, आपको कोई जो इंट विंट नहीं लिखना होता है, यहाँ पे आप वैर के थ्रू ही आपका वेरिएबल डिक्लेयर हो जाता है। तो ए डॉट लेंथ आपने लिखा है, तो जितने भी एलिमेंट होंगे इस ए के अंदर वो सब यहाँ पे काउंट होके लेन में चले जाएंगे। एक आपने वेरिएबल लिया है आई, उसकी वैल्यू आपने 0 रखी। अगर आप एक भी एलिमेंट नहीं देंगे, ठीक है, तो आपकी कंसोल पे जो है वो प्रिंट होगा एम्प्टी एरे। एरे के अंदर अगर एक भी एलिमेंट नहीं है, अदरवाइज एल्स में जाएगा और एक डू लूप चलेगा। यहाँ पे डू वाइल लूप है, जितने भी एलिमेंट आएंगे एक एक करके वो एलिमेंट प्रिंट हो जाएंगे।
कंसोल डॉट लॉग में, और आई की वैल्यू बढ़ती रहेगी, ठीक है, इंक्रीमेंट होती रहेगी आई की, आई की वैल्यू। तो पहले आई की वैल्यू 0, तो A0 वाला एलिमेंट, फिर A1 वाला, फिर A2 वाला, इस तरह से आपके सारे एलिमेंट प्रिंट हो जाएंगे। तो अगर मान लिया आपके एरे में एलिमेंट है 5 7 2, तो पहले 5 प्रिंट हो जाएगा, फिर 7 प्रिंट हो जाएगा, फिर 2 प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह से सीक्वेंस में ये प्रिंट हो जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रिंट द नंबर इन द एरे इन ऑर्डर, ठीक है, फर्स्ट वाला इसका आंसर हो जाएगा। ये जो आपकी बुक में दिया हुआ है, यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर लिखा हुआ है बुक में, तो आप उसको सही कर लें, असेंडिंग ऑर्डर में नहीं प्रिंट होंगे, जिस ऑर्डर में होंगे वो पहले से ही एरे में जिस ऑर्डर में हो उसी ऑर्डर में आएंगे। इसमें कहीं असेंडिंग डिसेंडिंग का कोड ही नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, तो वो असेंडिंग डिसेंडिंग नहीं करना है आपको, ठीक है, जिस ऑर्डर में एरे में एलिमेंट रहेंगे उसी ऑर्डर में आएंगे। देखो अभी मैं इसको आपको प्रिंट करके दिखा देता हूँ किस तरह से चलेगा इस ये वाला प्रोग्राम, ठीक है, वो हम देख लेते हैं। देखो हम यहाँ पर आ जाते हैं, इसमें हमने इसको तो हटा दिया जो पहले लिखा हुआ था, और अपने इसको हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया है, ठीक है, जो हमारे पास कोड दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, उस कोड को हम लेके आ गए हैं यहाँ पे। इसकी भी अब हमें जरूरत नहीं है, तो इसको भी हटा देते हैं यहाँ पर, ठीक है। और आपको कंसोल पे ना जाना पड़े, मैं आप कंसोल डॉट लॉग लिखो या आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख दो, ठीक है, तो राइट होगा तो आपको आउटपुट जो है वो यहीं पे शो हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे हमारे पास जो है, इसको देखते हैं, यहाँ पर भी हमने जो है कंसोल डॉट लॉग लिखा हुआ है, इसकी जगह भी हम लिख लेते हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है। तो यहाँ पर अब किस तरह से हम फंक्शन को लेंगे, फंक्शन में एरे पास करे जाएंगे, ये तो दिया हुआ है, एक एरे ले लेते हैं जिसको हम यहाँ पे पास करेंगे अपने फंक्शन में, ठीक है, उसको एक डिफाइन कर लेते हैं। उसके थ्रू मान लिया हमने एक एरे कैसे डिफाइन करेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया है, और वेरिएबल का नाम मान लिया कुछ भी आप ले सकते हैं, XYZ, आपके पैरामीटर में जाके वो A बन जाएगा। इसकी वैल्यू आपको लिखनी, तो इस तरह से मान लिया मुझको कोई वैल्यू लिख दी है मैंने, आप लिख देते हैं, मान लिया 7 लिख दिया है मैंने यहाँ पे, एक लिख दिया है मैंने 6 लिख दिया है, ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया 12 लिख दिया है, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी है, और ये वाली वैल्यू अब मैं यहाँ पे पास करता हूँ इस प्रिंट एरे नाम के फंक्शन में। तो प्रिंट एरे हमारा फंक्शन है, ये प्रिंट एरे आपको इसी तरह से लिखना है क्योंकि ये केस सेंसिटिव है हमारे पास। प्रिंट एरे हमने लिखा और फंक्शन में इसमें x पास कर दिया, तो ये x जो है आपका a में चला जाएगा और ये प्रिंट करेगा। अब यहाँ से आप इसको रन कर देंगे कोड को, तो देखो आपके पास 7 6 और 12 ये आपका यहाँ पे आउटपुट आ गया। इधर आप आउटपुट देख सकते हैं, मैंने इस वैल्यू को कर दिया है 2, इस वैल्यू को कर दिया है मैंने 5, ठीक है। तो 5 6 2 लिखा हुआ है इसमें, तो आप देखेंगे 5 6 2 आ गया है यहाँ पे। तो कोई असेंडिंग डिसेंडिंग का नहीं है, जिस तरह से आप एलिमेंट पास कर रहे हैं उस तरह से आपके पास आउटपुट आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो उस क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा, तो ये आंसर जो हो जाएगा प्रिंट द नंबर इन एरे इन ऑर्डर, इन द एरे इन ऑर्डर जो है पहले वाला आ जाएगा यहाँ पर, फर्स्ट वाला। अब देखो प्रिंट एम्प्टी एरे तो तभी आ सकता है जब हमारे पास वैल्यू जो है बिल्कुल खाली हो, लेकिन हम लेंथ वगैरह निकाल रहे, तो हम इस वाले को प्रीफर करेंगे, ए वाले ऑप्शन को हम यहाँ पे प्रीफर करेंगे। रिवर्स एरे या जीरो वगैरह कुछ ये प्रिंट नहीं करेगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 को देखते हैं। 47 क्वेश्चन में क्या कहा गया है यहाँ पर, इसमें कहा गया है कि व्हाट आर द 3 इम्पोर्टेंट मैनिपुलेशन, ठीक है, जो कौन सी 3 इम्पोर्टेंट मैनिपुलेशन है जो हम करते हैं लूप के अंदर, ठीक है। जो भी हम लूप बनाते हैं तो लूप में डन इन फॉर लूप ऑन द लूप वेरिएबल। तो फॉर लूप में आप देखते हैं सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होता है, यहाँ पे इनिशियलाइजेशन करते हैं, उसके बाद आपके पास कंडीशन होती है, यानी यहाँ पे टेस्टिंग होती है, वो वेरिएबल की वैल्यू उस कंडीशन को अगर फॉलो करेगी तो वो लूप में एंट्री करेगा, नहीं तो नहीं। और उसके बाद हम अपडेशन की कंडीशन लगाते हैं। तो 3 कंडीशन होती है हमारे फॉर लूप में, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और अपडेशन। यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी पढ़ लेते हैं बच्चे कुछ, तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं होता बेटा, वो तो हम नॉर्मली यूज करते हैं। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की जगह आप कुछ भी यूज करो, मेनली ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक जानी चाहिए।
आप ये इंक्रीमेंट का मतलब तो एक ही इंक्रीमेंट करना, आप यहाँ पे गुना करो, भाग करो, 10 इंक्रीमेंट करो, 50 करो, कुछ भी करो, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे अपडेशन होता है, ना कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ठीक है। तो जो पहले वाला ऑप्शन है उसमें दिया है शुरू में अपडेशन होता है, नहीं, शुरू में तो इनिशियलाइजेशन होता है, तो ये वाला ही है। दूसरे में टेस्टिंग होती है, फिर अपडेशन होता है, तो बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 48 है, इसमें कहा है कंसीडर द फॉलोइंग कोड। इस कोड को देखो आप, यहाँ पे एक फंक्शन है टेल नाम का, इसमें एक ओ नाम का वेरिएबल पास करा गया, फॉर लूप लगाया, इनिशियलाइजेशन किया नहीं, ओ की जो वैल्यू आएगी उसी से काम करा रहे, ओ नेक्स्ट पे जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो होगा, नेक्स्ट पे जाने के बाद ओ में जो नेक्स्ट वाली जो पॉइंटर है उसका आ जाएगा, ये बेसिकली एक लिंक लिस्ट की तरह बना हुआ है वहां पे का। अब उसके बाद रिटर्न 0 कर देगा, क्योंकि यहीं पे इसको बंद कर दिया गया। तो ये सारा सही है, आप एलिमेंट यहाँ पे पास करेंगे तो ये रन हो जाएगा, इसमें कोई गलती नहीं है। इसमें जैसे दिया हुआ है कि नो दिस विल थ्रो एन एक्सेप्शन एज ओनली नंबर कैन बी यूज्ड इन फॉर लूप। फॉर लूप में नंबर नहीं, आप इस तरह से लिस्ट के, एरे के वैल्यू भी उठा सकते हैं, टेक्स्ट भी उठा सकते हैं, तो वो आपके पास नोड आती रहेगी, यहाँ पे नेक्स्ट नोड पे जाता रहेगा, ठीक है। तो ये इटरेट नहीं होगा, ये आ जाएगा आंसर यस दिस विल वर्क, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर भी जो है वो गलत दिया हुआ है, आपकी बुक में डी वाला आंसर दिया गया है कि आप लिंक लिस्ट यूज नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर ये मैसेज देगा ये। इसने कहा ये मैसेज भी प्रिंट करेगा, एरर आएगी रन टाइम और ये मैसेज प्रिंट करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है इसमें। मैं आपको इसको रन करा के दिखा देता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम आते हैं, जो ये फंक्शन लिखा था इस फंक्शन को तो हम हटा देते हैं यहाँ से, और अपने इस वाले फंक्शन को पेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्रिंट एरे की जगह आप जो है ये वाला फंक्शन लिख लो। वैसे हमारे पास ये फंक्शन है TAIA, ठीक है, इस फंक्शन को हमने यहाँ पे कर लिया और आप इसको रन कराते हैं। तो ये अब देखो यहाँ पे अभी कुछ नहीं आया है, यहाँ पे रन करने पे आपको पता कैसे चलेगा भाई अब सही चल रहा है नहीं चल रहा। तो आप एक काम करेंगे, अगर ये गलती होगी तो ये, अगर मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख रहा हूँ, ये मैंने यहाँ पे हेलो लिख दिया मान लिया, तो ये इस लाइन पे नहीं आएगा, ऊपर ही रुक जाएगा, ठीक है। ये आपकी प्रिंट नहीं होगी, लेकिन आप देखो हेलो प्रिंट हो रहा, मतलब ये एग्जीक्यूट हुआ है लूप, तभी ये यहाँ पे आया है, नहीं तो लूप में ही रह जाता, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, आपका वो कोड सही है और आपका कोड रन हो जाएगा, यस दिस विल वर्क आपका आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। 49 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि कंसीडर द फॉलोइंग कोड। इस कोड को आपको करना है, समझना है क्या लिखा हुआ है। और इसमें लिखा हुआ है फॉर लूप है ये। फॉर लूप में जैसे आप फॉर ईच लूप यूज करते हैं, आपको वीबी स्क्रिप्ट में भी पढ़ाया था। यहाँ पे ये ओ है, ये जीरो नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर ओ है। ओ कोई हमारे पास एरे दिया हुआ है, उसमें से एलिमेंट उठेंगे और ये पी इंडेक्स पे जाते रहेंगे, ये इंडेक्स भी नोट करिए, और फिर कंसोल डॉट लॉग में प्रिंट करा दिया। इसका मतलब है इस ओ नाम के एरे में जितने भी एलिमेंट है वो उठ उठ के आके पी पे आ जाएंगे, और पी के अंदर वे फिर इंडेक्स के अकॉर्डिंग प्रिंट होते रहेंगे। तो जीरो से लेके इंडेक्स शुरू होगी हमारी, जीरो से उसकी जितनी भी लेंथ है वहां तक प्रिंट हो जाएंगे। ये वाला इसका मतलब यही है कि एक तरह से आप ऐसे प्रिंट करा लो या ऐसे प्रिंट करा लो, i इक्वल टू जीरो से लेके एरे की लेंथ तक आपने प्रिंट करा लिए है, और i प्लस प्लस करके उस एरे को आपने प्रिंट करा लिया। तो ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे ए दे दिया एरे का नाम, यहाँ पे ओ लिखा हुआ है, ठीक है। तो बात यही है, इसका मतलब यही है, ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देखो इस प्रोग्राम को हम यहाँ पे चला कर देख लेते हैं किस तरह से ये वर्क करता है। जो पुराना कोड है इसको तो हम हटा देते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे जीरो की जगह आपको ओ लिखना है। ओ नाम का एक एरे बना लेते हैं, यहाँ पे वेर ओ लिख लिया आपने, और एरे में आप चाहे तो उसमें टेक्स्ट बनाना था स्ट्रिंग तो वो बना लो, या ऐसे ही लिख दिया, मान लिया 5 3, ये हमने डाल दिया है यहाँ पर, ठीक है। और ये हमारे पास यहाँ से ओ में से एलिमेंट आते रहेंगे पी में, और यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे। प्रिंट देखने के लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर देते हैं, ठीक है। और इसको रन कर देते हैं कोड को, तो आप देखेंगे यहाँ पे 539 आपका आउटपुट आ गया है, ठीक है। तो इस तरह से आप इस प्रोग्राम को रन कर सकते हैं, या जो दूसरा तरीका आपको दिया हुआ है कि आप फॉर लूप लगाएंगे और यहाँ पे i इक्वल टू जीरो लगाएंगे, ठीक है। और i इक्वल टू जीरो लिख के फिर उसमें लिखा हुआ है कि i की वैल्यू तब तक चलानी है लेस देन, ठीक है। तो जो आपके प्रोग्राम में लिखा हुआ है कि ये a की जगह मैं यहाँ पर o ही लिख लेता हूँ, ठीक है भाई। o नाम का एरे बना रखा आपने, o डॉट लेंथ कर दिया है,
ठीक है। और फिर हमारे पास i की वैल्यू में इंक्रीमेंट, क्योंकि हमने यहाँ पे i लिया है तो इसको भी आप क्या कर देंगे, i कर देंगे यहाँ पे। तो इस तरह से भी मैं अब इसको रन कराऊंगा तो अब भी आप देखेंगे 539 ही आपका आउटपुट आएगा। आप यहाँ पे चेंज करके देख लेते हैं, दूसरी वैल्यू है भाई, समझ लो कि ये भी आउटपुट आया है, तो देखो 579 आपका आउटपुट हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे हम इसको रन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे का देखते हैं दूसरा प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 50 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या कहा है, तो ये क्वेश्चन नंबर 50 है, इसमें कहा है कंसीडर द कोड। ये कोड है हमारे पास, वाइल लूप लगा हुआ है। ठीक है, और वाइल लूप में कहा है जब तक a जो है नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट है, वीबी स्क्रिप्ट नहीं। कभी आप कहो कि नॉट इक्वल टू वीबी स्क्रिप्ट में ऐसे लिखा जाता है, तो ये जावा स्क्रिप्ट में जो है जिस तरह से आप C++ में जावा वगैरह में यूज करते हैं उसी तरह से चलेगा। तो इफ लगाया, चेक करा कि अगर हमारे पास a की वैल्यू इक्वल टू 1 है तो कंटिन्यू हो जाए। कंटिन्यू क्या करता है, लूप को का जो रेस्ट पार्ट रह जाता है ये इसको एग्जीक्यूट नहीं होने देगा, वापस से यहीं पे ले आएगा, अगली कंडीशन फिर वो चेक करता है। तो कंटिन्यू जो है यहीं से वापस ले जाता है, तो ये वाला नहीं चलेगा जब हमारे पास a की वैल्यू 1 हो जाएगी उस कंडीशन में। तो ये कह रहा है कि ये कंटिन्यू जो है इस लूप के अंदर कंटिन्यू का क्या रोल है। तो कंटिन्यू का रोल यही होता है कि द कंटिन्यू कीवर्ड स्किप द रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट इन दैट इटरेशन। यानी इस लूप में जो बाकी कोड है कंटिन्यू के नीचे के वो स्किप हो जाते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको जो भी समझाया वो समझ आया या नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर आगे के क्वेश्चन जो है हम आगे अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिर मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। एसपी शर्मा क्लासेस से जुड़ने के लिए धन्यवाद, बाय बाय।